नमस्कार दोस्तों। न्यू नोटिफिकेशन आउट किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की तरफ से स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए। दोस्तों, अगर आप इस रिक्रूटमेंट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, ताकि आपको ये पता चल सके कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए, क्या एज लिमिट होनी चाहिए, सिलेक्शन किस तरह से ले सकते हैं, एग्जाम का सेंटर कहाँ कहाँ पड़ सकता है, और भी एटसेट्रा चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि इस रिक्रूटमेंट के बारे में आपके दोस्तों को भी पता चल सके। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन इंडिया, नेपाल, भूटान के एलिजिबल सिटीजन्स को स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट करता है। दोस्तों, अब देखते हैं कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर में कौन कौन सा पोस्ट आउट किया गया है। तो देखिए, आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, एचआर, पर्सनल ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर। अब दोस्तों देखते हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन में कौन कौन सा बैंक पार्टिसिपेट करता है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूसीओ बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सारे बैंक पार्टिसिपेट करते हैं। आप एग्जाम को निकालने के बाद इनमें से एक बैंक में आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप 1/8/2023 से 21/8/2023 के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी का लास्ट पेमेंट 21/8/2023 तक कर सकते हैं। प्रीलिम्स का ऑनलाइन एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड दिसंबर 2023 में आउट किया जाएगा। प्रीलिम्स का ऑनलाइन एग्जामिनेशन 30/12/2023 या 21/12/2023 में कंडक्ट करवाया जाएगा। प्रीलिम्स का रिजल्ट जनवरी 2024 में आउट किया जाएगा। मेंस एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड जनवरी 2024 में रिलीज किया जाएगा। मेंस एग्जामिनेशन 28/1/2024 में कंडक्ट करवाया जाएगा। मेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट फरवरी 2024 में रिलीज किया जाएगा। इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर फरवरी या मार्च 2024 में रिलीज किया जाएगा। इंटरव्यू फरवरी या मार्च 2024 में कंडक्ट करवाया जाएगा और प्रोविजनल अलॉटमेंट अप्रैल 2024 में कर दिया जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं डिटेल में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो देखिए, इंडिया के सिटीजन्स तो अप्लाई कर ही सकते हैं, नेपाल के भी सिटीजन्स अप्लाई कर सकते हैं, भूटान के भी सिटीजन्स अप्लाई कर सकते हैं, तिब्बतान रिफ्यूजी भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड 1 जनवरी 1962 के पहले इंडिया में परमानेंट रहने के इंटेंशन से आए हुए होने चाहिए। और वो पर्सन भी अप्लाई कर सकते हैं जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केन्या, युगांडा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर ये सारे कंट्रीज पे माइग्रेट किए गए हों तो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सर्टिफिकेट एक्सेप्टेबल होने चाहिए। ओके, इशू किए होने चाहिए। एज लिमिट, एज 20 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ 2/8/1993 से लेकर के 1/8/2003 के बीच में होने चाहिए। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर द रूल्स। एज रिलैक्सेशन का मतलब होता है एज में एक्स्ट्रा छूट देना। एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ओबीसी एनसीएल को 3 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। पीडब्ल्यूबीडी को 10 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और वो पर्सन जो 1984 के दंगा में अफेक्ट हुए हैं, प्रभावित हुए हैं, उन कैंडिडेट्स को 5 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं ऑफिसर्स के लिए डिटेल में एजुकेशन क्वालिफिकेशन कि कौन से पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए। तो देखिए, आईटी ऑफिसर के लिए एज 20 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन 4 ईयर इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी डिग्री, कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में होने चाहिए। या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर एप्लीकेशन में होने चाहिए। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए एज 20 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन 4 ईयर का डिग्री ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री या वेटेनरी साइंस या डायरी साइंस या फिशरी साइंस या एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कॉपरेशन या कॉपरेशन एंड बैंकिंग या एग्रो फॉरेस्ट्री या फॉरेस्ट्री, इनमें से एक में क्वालिफिकेशन होने चाहिए 4 ईयर का डिग्री ग्रेजुएशन। ओके, राजभाषा अधिकारी के लिए एज 20 से 30 साल के बीच में होने चाहिए। क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हिंदी विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट डिग्री लेवल में होने चाहिए। मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन देखिए हिंदी में होने चाहिए इंग्लिश के साथ में,
और ग्रेजुएशन लेवल में हिंदी के साथ इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होने चाहिए। ओके। नेक्स्ट, लॉ ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री लॉ में होनी चाहिए और इनरोल्ड एज एन एडवोकेट विद बार काउंसिल, मतलब बार काउंसिल के साथ एडवोकेट के तौर पे दाखिला हुआ होने चाहिए। नेक्स्ट, एचआर पर्सनल ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट और 2 ईयर का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर 2 ईयर का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पर्सनल मैनेजमेंट में या इंडस्ट्रियल रिलेशन में या एचआर में या एचआरडी में या सोशल वर्क में या लेबर लॉ में होनी चाहिए। मार्केटिंग ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट और 2 ईयर का फुल टाइम एमएमएफ मार्केटिंग या 2 ईयर का फुल टाइम एमबीए मार्केटिंग या 2 ईयर का फुल टाइम पीजीडीबीए या पीजीडीबीएम या पीजीपीएम या पीजीडीएम मार्केटिंग के स्पेशलाइजेशन में होने चाहिए। ओके। और दोस्तों देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है कि क्वालिफिकेशन 21/8/2023 तक कंप्लीट हो जाने चाहिए। मतलब अगर आप अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, तो देखिए आपका जो क्वालिफिकेशन है मतलब लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट जो है वो 21/8/2023 से पहले रिलीज हो जाना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। ओके। अब दोस्तों देखते हैं एप्लीकेशन फी। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए 175 रुपीज पे करने होंगे और ये कैंडिडेट्स को छोड़ करके बाकी जितने भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स आते हैं उन सभी को 850 रुपीज पे करने होंगे। इसका पेमेंट सिर्फ ऑनलाइन कर सकते हैं, दैट इज क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग एटसेट्रा के थ्रू। अब दोस्तों देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को। तो देखिए आप इसमें सिलेक्शन प्री एग्जाम प्लस मेंस एग्जाम प्लस इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं प्री एग्जाम में कौन सा सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, लॉ ऑफिसर एंड राजभाषा अधिकारी के पोस्ट में इंग्लिश लैंग्वेज पे 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 मार्क्स कैरी करेगा। रीजनिंग पे 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 मार्क्स कैरी करेगा। जनरल अवेयरनेस विद अ स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 मार्क्स कैरी करेगा। देखिए, लैंग्वेज बोथ होगा हिंदी एंड इंग्लिश, बट इंग्लिश लैंग्वेज के टेस्ट में आपको इंग्लिश ही देना होगा। टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 125 मार्क्स कैरी करेगा। प्रत्येक सेक्शन के लिए 40 मिनट्स का समय दिया जाएगा। टोटल समय 120 मिनट का दिया जाएगा। नेक्स्ट, आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, एचआर पर्सनल ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर के पोस्ट में इंग्लिश लैंग्वेज पे 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 मार्क्स कैरी करेगा। 40 मिनट्स का समय दिया जाएगा। रीजनिंग पे 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 मार्क्स कैरी करेगा। 40 मिनट्स का समय दिया जाएगा रीजनिंग के लिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 मार्क्स कैरी करेगा। 40 मिनट्स का समय दिया जाएगा। टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 125 मार्क्स कैरी करेगा। ओके। अब दोस्तों मेंस एग्जामिनेशन के बारे में समझते हैं। देखिए, लॉ ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, एचआर पर्सनल ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर के पोस्ट के लिए मेंस एग्जामिनेशन में प्रोफेशनल नॉलेज पे 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 60 मार्क्स कैरी करेगा। एग्जाम का मीडियम हिंदी एंड इंग्लिश होगा और 45 मिनट्स का समय दिया जाएगा मेंस एग्जामिनेशन के लिए। प्रोफेशनल नॉलेज का मतलब क्या है? जैसे कि आप लॉ ऑफिसर हैं, तो आपको लॉ से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप आईटी ऑफिसर के लिए फॉर्म को अप्लाई किए हैं, तो आपको आईटी से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए अप्लाई किए हैं, तो एग्रीकल्चर फील्ड से ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप प्रोफेशनल नॉलेज का मतलब समझ गए होंगे। अब देखिए, राजभाषा अधिकारी के पोस्ट में प्रोफेशनल नॉलेज पे 45 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और डिस्क्रिप्टिव में प्रोफेशनल नॉलेज पे 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा और टोटल मार्क्स 60 का होगा। एग्जाम का मीडियम हिंदी एंड इंग्लिश होगा। प्रोफेशनल नॉलेज ऑब्जेक्टिव के लिए 30 मिनट का समय दिया जाएगा और डिस्क्रिप्टिव के लिए 30 मिनट का समय दिया जाएगा। ओके। और दोस्तों देखिए यहाँ पर जैसे कि मेंशन किया गया है कि अगर एग्जाम के स्ट्रक्चर में किसी भी तरह का चेंज होता है, बदलाव होता है, तो आईबीपीएस के फाइट के माध्यम से कैंडिडेट्स को इंटीमेट कर दिया जाएगा। ओके। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट मेंशन किया गया है, इसको जानना बहुत ही जरूरी है। कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर फॉर ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एज वेल एज ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन विदाउट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। मतलब आप प्री और मेंस एग्जामिनेशन में अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके जाते हैं, तो आपको अपीयर करने के लिए परमिट नहीं किया जाएगा। तो देखिए क्या क्या बातें हैं।
valid call letter for respective date and session of examination. The candidate who are called for mains examination will also be required to bring authenticated stamped call letter of preliminary exam, a stamped copy of ID proof, फोटो आईडी प्रूफ। देखिए, इसका सिंपल मतलब है कि एग्जाम जब आप देने जाएं उस समय आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। ठीक है, एडमिट कार्ड के साथ आपको एक आईडी प्रूफ लेके जाना है। आईडी प्रूफ का मतलब क्या, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, या फिर वोटर कार्ड हो गया, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। तो आपको एक आईडी कार्ड लेके जाना है। ठीक है, और दोस्तों देखिए, यहाँ पर यह भी मेंशन किया गया है कि जैसे कि एग्जाम का टाइम है 2 AM, तो आपको आधा घंटा पहले एग्जाम के सेंटर में पहुंचना है। ठीक है, क्योंकि जब एग्जाम के सेंटर में आप शो करते हैं एडमिट कार्ड, तो लाइन जो है वो काफ़ी लंबा लगा हुआ होता है, तो इसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा निकल जाता है। सो आप एग्जाम के सेंटर में ये बात हमेशा ध्यान में रखें कि आपको जो टाइम मेंशन किया गया है रिपोर्टिंग का, उससे आधा घंटा आप पहले पहुंचें। ठीक है, अदरवाइज आपका 1 ईयर बर्बाद हो सकता है। ओके, तो आप इन बातों को ध्यान में रखें। दोस्तों देखिए, मेंस एग्जामिनेशन को आप जैसे ही क्लियर कर लेते हैं, मेंस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। इंटरव्यू के दौरान आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, और देखिए वो डॉक्यूमेंट्स या आप वो करें जो आप फॉर्म को अप्लाई करते समय इन्फॉर्मेशन को दिए हों। मतलब आप फॉर्म को जब अप्लाई कीजिएगा, उस समय जो आपका सर्टिफिकेट में मेंशन है इन्फॉर्मेशन, सेम टू सेम वही फिलअप करना है। अगर देखिए मिसमैच हो जाता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान, तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो इस तरह का मिस्टेक्स आप ना करें। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट में अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/4 का पेनल्टी लगेगा, 0.25 का। तो आप क्वेश्चन को तभी अटेम्प्ट करें जब आप 100% श्योर हों, अदरवाइज आप कट ऑफ लिस्ट से बाहर भी किए जा सकते हैं। ओके, अब दोस्तों देखते हैं कि एग्जाम का सेंटर कौन कौन प्लेसेस में पड़ सकता है। देखिए, एग्जाम के सेंटर को देखने से पहले ये देख लेते हैं कि इंटरव्यू के दौरान आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। तो यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है कि आपको इंटरव्यू का एडमिट कार्ड तो लेके जाना ही है। डेट ऑफ बर्थ के तौर पे आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है तो वो भी लेके चल जाइएगा। आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे आप आधार कार्ड या वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से एक डॉक्यूमेंट्स को आप लेके जा सकते हैं। फिर मार्कशीट आपको लेके जाना होगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। ठीक है, अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप इसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा कास्ट सर्टिफिकेट इश्यू किया होनी चाहिए, और आपको ये कास्ट सर्टिफिकेट शो करना होगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट से तो आपको इनकम सर्टिफिकेट शो करना होगा। ओके, देखिए ईडब्ल्यूएस में वो कैंडिडेट्स आते हैं जिनका पर एनम इनकम 8 लाख से कम है, बिलो है। ओके, अगर आपका फैमिली का इनकम 8 लाख से कम है तो आप ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट उठा सकते हैं। ओके, अब दोस्तों देखते हैं एग्जाम का सेंटर। एग्जाम के सेंटर कहाँ कहाँ पड़ सकता है, ये सब देख लेते हैं। 2 सेकंड मुझे टाइम दीजिए। देखिए, अंडमान एंड निकोबर में पोर्ट ब्लेयर में एग्जाम का सेंटर पड़ेगा। मेंस का भी पोर्ट ब्लेयर में ही पड़ेगा। आंध्र प्रदेश में यहाँ से देख लीजिए प्री का, और ये मेंस का एग्जाम का सेंटर है। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, ये कॉलम में देखिए प्री का एग्जाम का सेंटर है, और ये कॉलम में मेंस का एग्जाम का सेंटर है। जैसे कि एग्जाम्पल झारखंड का ही ले लेते हैं, तो प्री का एग्जाम धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची में कंडक्ट करवाया जाएगा, और मेंस का एग्जाम रांची में ही सिर्फ कंडक्ट करवाया जाएगा। लद्दाख का ले लीजिए, लद्दाख का प्री का एग्जाम लेह में कंडक्ट करवाया जाएगा, और मेंस का भी एग्जाम लेह में ही कंडक्ट करवाया जाएगा। सिमिलरली दोस्तों, आप जिस भी स्टेट या यूटी से बिलोंग करते हैं, आप यहाँ पे एग्जाम के सेंटर को देख लीजिए। देखिए, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो फर्स्ट टाइम एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, तो उन कैंडिडेट्स के माइंड में ये रहता है कि कहीं एग्जाम का सेंटर दूर न पड़ जाए। तो आप इन बातों का भी ध्यान रखें कि जब आप होम को अप्लाई कीजिएगा, उस समय जो आपके होम के नियर में एग्जाम का सेंटर है, यहाँ पर जो अल्टरनेटिव दिया गया है, उसके हिसाब से ही आप चूज करें। अब दोस्तों यहाँ पर बैंक वाइज और पोस्ट वाइज वैकेंसीज को देख लेते हैं कि कौन से पोस्ट के लिए कौन से बैंक में कितने वैकेंसीज हैं।
तो देखिए एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए टोटल वैकेंसीज 500 है, जिसमें से आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन से बैंक के लिए, कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कितने वैकेंसीज है। एचआर पर्सनल ऑफिसर के लिए टोटल 31 वैकेंसीज है। सिमिलरली आप देख लीजिएगा वैकेंसीज को। आईटी ऑफिसर्स के लिए टोटल 120 वैकेंसीज है। लॉ ऑफिसर के लिए टोटल 10 वैकेंसीज है। मार्केटिंग ऑफिसर के लिए टोटल 700 वैकेंसीज है। राजभाषा अधिकारी के लिए टोटल वैकेंसीज 41 वैकेंसीज है। तो आई होप दोस्तों इस रिक्रूटमेंट से संबंधित ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी भी तरह का डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके डाउट को रिजॉल्व करने का कोशिश करूंगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के नोटिफिकेशन को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।